दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। और आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं ना, क्योंकि स्टॉक जिस प्रकार का इसने रिटर्न दिया है मैं आपको दिखाऊं। पिछले 6 महीने में चलते हैं, स्टॉक ने फ्रॉम बॉटम स्टॉक आपको करेंटली ऑलमोस्ट 20% रिटर्न दे चुका है। और जिस लेवल में ये ट्रेड कर रहा है 80 रुपीज के आसपास, ये मैं कहूंगा एक ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है। और आपकी स्क्रीन में आप देखेंगे यहाँ पे तो स्टॉक लगातार इसी के आप कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और देखिए अब यहां से ना इसके दो रास्ते हैं। अगर आप पुराने व्यूअर हैं मेरे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मैंने एक ही बात कही है, ये 80 से लेकर के 100 का जो लेवल है ना, ये ऊपरी स्तरों में बहुत 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 ज्यादा मैं कहूंगा टफ है कि इसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तोड़ पाए। पहला तो 80 रुपए को तोड़ करके ऊपर जाना, और ये दिख रहा है ये कितना टफ है आप कह सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। थोड़ा सा 80 के ऊपर जाते हैं 285, फिर वहां से उसी के आसपास ट्रेड करता रहता है, तो एक बड़ा कंसोलिडेशन फेस है। और अब प्रॉब्लम यह है, अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर इस बार भी तोड़ नहीं पाया 80 रुपए को और 80 रुपीज के नीचे जाकर के बिलो जाकर के ये क्लोज दे देता है, तो फिर आप देखेंगे स्टॉक वापस से टेक्निकली थोड़ा वीक होगा। और क्या यही कारण है कि बहुत सारे एनालिस्ट, स्पेशली यूबीएस ने जो अपनी एक रिपोर्ट निकाली है उसमें कहा है कि भैया डाउनग्रेड करने की बात कही है इसे। और वो निवेशक जो मैं हमेशा कहता हूं कि भैया जब इस प्रकार के बैंक जब बुरे तौर से गुजर रहे हो उस समय बॉटम फिशिंग के लिए सोचें। अब यहां पे 80 रुपीज में अगर आप आप कह सकते हैं 80 रुपीज में बाय कर रहे हो, ठीक है, और फॉर लॉन्गर टर्म, और अगर यहां से गिरावट होती है तो भाई साहब फिर पहला ये जो लगभग आता है भाई 75 के आसपास, 78 के आसपास, और फिर सीधा नीचे जो 70 रुपए के आसपास आता है, वहां तक जाने के जो डेंजर है वो शायद बढ़ सकते हैं। प्लस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वैल्यूएशन को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न कहा जा रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर ना एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए। और हमेशा मैंने कहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के मैं बहुत बुलिश रहता हूं, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन वो मुझे पसंद आता है जब आप निचले स्तर पर स्टॉक चल रहा हो, जैसे ये लेवल थे। और यहां पे मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, मैंने स्टॉक को 55 के आसपास भी चर्चा की हुई थी। क्योंकि देखिए मेरा बात काम करना है यहाँ पे, जब स्टॉक मुझे लगता है, जब मैं रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ मुझे लगता है हाँ यार ये अच्छा हो सकता है, वहां पर तमाम डेटा लगा करके बस आपके सामने रखना रहता है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी, खरीदना है, बेचना है, ट्रेड करना है, एफएनओ करना है, इट्स अप टू यू। मैं ना करता हूं और ना मुझे मैं जानकारी भी नहीं है मुझे, तो जो भी डेटा है मैं आपके सामने रखूंगा। आपको किसी अन्य स्टॉक में इस प्रकार की चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी पिछले 1 से 2 दिन में थोड़ा सा मैं बाहर था, तो थोड़े काम करने में थोड़ा सा कमी आ गई है। तो आने वाले दिन यानी मंडे से आप देखेंगे तो एक नेक्स्ट अलग अलग थोड़े ज़्यादा वीडियो लाने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा पेंडिंग मुझे दिख रही है दोस्तों, तो वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले भाई साहब डाउनग्रेड का कारण क्या है, और सबसे स्पेसिफिक यूबीएस ने क्यों कहा है। पहला, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। एनालिस्ट जैसे यूबीएस स्टॉक को करंट वैल्यूएशन में इसे महंगा, रिच बताते हैं, एक्सपेंसिव, जब आप कंपेयर करते हो इनके अन्य पेयर से। स्पेशली रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोफाइल में अगर आप जब कंपेयर करते हो ना, और वो स्टॉक जो इससे भी सुपीरियर है। बैंक की जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो आप कह सकते हैं एज अ कंसर्न कहा जाता है, डिस्पाइट अ स्लाइट डिस्काउंट ऑन द सेम लार्जर बैंक, ठीक है। यानी प्राइस टू बुक वैल्यू कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, स्टिल कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्सपेंसिव कही जाती है। और मेरा मानना है जी हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है, और इसीलिए 80 के बाद भी अगर स्टॉक एक बार 100 भी जाता है ना तो इसकी वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। और देखिए हम चर्चा एक्सपेंसिव चीफ की कब करते हैं, जब जो ओवरऑल मार्केट है ना जब वो थोड़ा दबाव में चल रहा हो। वरना जब बाजार में एक ह्यूमंगस लिक्विडिटी भरी जाती है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रहती है ना, तो फिर कहीं से कोई एक्सपेंसिव बात नहीं करता है, तब तो गधे घोड़े सब रन अप कर रहे रहते हैं। फिर एक और चीज जिसकी चर्चा बार बार बैंक के सीईओ साहब भी करते हैं, है क्या, रिटर्न ऑन एसेट। इसका मॉडेस्ट आउटलुक आज भी रिटर्न ऑन एसेट जो फॉरकास्ट है, जो इंप्रूवमेंट इन द बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक में हुई है, रिटर्न ऑन एसेट में हुई है, इसे सिर्फ एक मॉडेस्ट कहा जा रहा है। और यूबीएस प्रोजेक्ट करता है कि आरओए जो है वो रहेगा लगभग 0.9 से 1% फाइनेंशियल ईयर 27 तक, यानी टिल नेक्स्ट ईयर
इसके साथ साथ बैंक की एक और इशू है यहाँ पे, कॉस्ट टू इनकम, और वो बढ़ी हुई है। कैसे, आप देखें यहाँ पे एलिवेटेड कॉस्ट टू इनकम रेशियो, अ हाई प्रोजेक्टेड कॉस्ट टू इनकम रेशियो, लगभग 67% कहा जा रहा है फाइनेंशियल 27 में। ये एक्सपेक्टेड है कि थोड़े कंस्ट्रेंट रहे ओवरऑल अर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी में। फिर लिमिटेड इंप्रूवमेंट है क्रेडिट कॉस्ट में। एनालिस्ट लगातार रेस कर रहे हैं क्रेडिट कॉस्ट के फोरकास्ट को भैया, पर्टिकुलरली जो साइटिंग इंक्रीज रिस्क फ्रॉम बिजनेसेस एंड जो एक सेमी एसएमई लोन है ना, और एसएमई लोन हर जगह परेशान कर रहे हैं। आप अगर बैंकों को मुड़ के देखेंगे तो हर जगह से जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है वो परेशान किए हैं फॉर मिड साइज बैंक, और ये कंस्टिट्यूट करते लगभग 13% आईडी फर्स्ट बैंक के टोटल लोन का। तो दिस इज एक्सपेक्टेड टू लिमिट सिग्निफिकेंट ओवरऑल इंप्रूवमेंट क्रेडिट कॉस्ट में। फिर एक और चीज है नॉन एमएफआई एसेट क्वालिटी, उसमें अभी भी अनसर्टेनिटी है। वाइल जो एसेट क्वालिटी है अनसिक्योर्ड लोन की, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की, ये कहीं ना कहीं अब स्टेबलाइज हो रही है, लेकिन जो क्वालिटी है अन्य नॉन एमएफआई एसेट की, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये थोड़ी रहेगी स्टिकी या चैलेंजिंग। तो आखिर डाउनग्रेड क्यों किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं इसलिए यहाँ चर्चा कर रहा हूँ कि ऑलरेडी आईडीएफ फर्स्ट बैंक थोड़ा चल चुका है, और 80 से अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा चलेगा, और मैं एक्सट्रीम चलने की बात कर रहा हूँ, 100 के आसपास एक ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है, और स्टॉक 80 को तोड़ करके भी ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, फिर आप आगे बढ़े उससे पहले आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा दोस्तों, मात्र 16.5% ऐसे व्यूवर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप हमारी जर्नी में हमारे साथ हैं। आप अगर 83.6 में हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही ये बहुत छोटी बात होती है दोस्तों, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल में सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन दबाएं, और हाइप का बटन जरूर दबाइएगा। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो, नाम बताइएगा। नाउ अब आते हैं फ्यूचर आउटलुक में। तो देखो ये बहुत अच्छा है। पहला है ग्रोथ, अर्निंग या रेवेन्यू और अर्निंग, ये अभी भी कॉन्शियस फॉरकास्ट पॉजिटिव है। बैंक फॉरकास्ट किया है कि भाई हम ग्रो करेंगे अर्निंग और रेवेन्यू में एक स्ट्रॉन्ग एनुअल रेट में। एग्जाम्पल, अर्निंग ग्रोथ लगभग 36.9% आएगी, रेवेन्यू ग्रोथ 24.8% आएगी पर एनम। लोन ग्रोथ वो भी पॉजिटिव है। लोन ग्रोथ ये एंटिसिपेट किया जा रहा है जो ओवरऑल लोन बुक है पर्टिकुलरली रिटेल और नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेट सेगमेंट में वो काफ़ी मजबूत रहेगी। फिर एसेट क्वालिटी ये कॉशियस है, जैसे हमने कहा कि एमएफआई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो रहा है, बट नॉन एमएफआई लोन्स भी अभी भी थोड़े स्टिकी या चैलेंजिंग हो सकते हैं। वाइल जो ओवरऑल ग्रॉस एनपीए है और नेट एनपी रेशियो है उससे कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई है, लेकिन कंसर्न अभी भी है जो कंपनी का बिजनेस और एसएमई लोन है, हमने ऊपर चर्चा की है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी ये एक की चैलेंज है। देखो जो इश्यूज हैं वो सच में है, और जो मेन हर्डल है ना वो अभी भी यही है कि कंपनी किस तरह एबिलिटी करेगी, यानी अपने आप को मजबूत बनाएगी कि वो कॉस्ट टू इनकम रेशियो को नीचे ला पाए जो अभी हाई है, और अचीव कर पाए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी की, ताकि जस्टिफाई कर पाए करंट वैल्यूएशन अगर आप इसको अपने पीयर से कंपेयर करोगे। फिर आते हैं कहाँ पर एनालिस्ट रेटिंग, स्प्लिट और मॉडरेट। वाइल कुछ एनालिस्ट अगर डाउनलोड कर रहे हैं इसको सेल को, तो जो ओवरऑल कंसेंसस रेटिंग का वो अभी भी बाय है या होल्ड रेंज है, बट जो एवरेज टारगेट प्राइस है उसे रिवाइज करके डाउनग्रेड किया गया है। ठीक है, तो जहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं ऑलरेडी तमाम पॉजिटिव प्राइसिंग है, और यहां से ऊपर जाना, मैं ये नहीं कहता 80 के नीचे नहीं, ऊपर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। बाजार में प्रॉफिटेबिलिटी हो, चीज़ें हो, 80 शायद 90 चला जाए, 90 से, बट जो ऊपर जाने की चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक कैप्ड है अब। और अब अगर आप देखोगे कि भैया टारगेट प्राइस का क्या हाल चाल है, तो आप यहाँ पाओगे जो ओवरऑल एवरेज है, तो देखो एवरेज कंसेंसस टारगेट प्राइस है 74.33 से 81.80, यानी जैसे मैंने कहा 80 रुपये जो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। और जो वेरियस हो रहे हैं वहाँ से बात कीजिए, जो मोस्ट रिसेंट क्लोज प्राइस है वो 80 रुपये के आसपास है। तो वेरियस वाइडली फ्रॉम स्लाइड डाउन साइड टू सिग्निफिकेंट अपसाइड। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी है टारगेट में। तो आप जो कॉन्सेंसस क्या देखते हो, तो जो कंसेंसस है टारगेट में बहुत क्लोज है करंट मार्केट प्राइस, तो ऑलरेडी प्राइसिंग चीज़ें हो गई हैं। अब आप देखोगे भाई टारगेट प्राइस स्पेसिफिक क्या है, तो आप यहाँ पाएंगे सबसे शानदार मेरा टारगेट जेपी मॉर्गन 100 रुपये का,
नवंबर 2025 की बात है ये, और ये चीज़ें ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी कह सकते हैं यहाँ से, यानी लगभग लगभग कह सकते हो 25% के आसपास का 80 रुपये से अपसाइड है। फिर यूबीएस, ये तो भाई साहब सेल की बात करें 75 रुपये, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी 80 से 85 रुपये, एक्सिस कैपिटल 70 रुपीज़, सेंट्रम ब्रोकिंग तो 58 रुपीज़, ठीक है। लेकिन ये आप कह सकते हो पहले का है, जनवरी 2025 का है या अक्टूबर 2025 का है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये लेटेस्ट है। तो मेरा ये मानना है कि भाई जब ऑलरेडी प्राइस इन है और यहाँ से 80 रुपये से आया तो बहुत ज़्यादा हुआ 100 रुपये। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने 60 रुपये, 50 रुपये, 62 रुपीज़ में लिया हुआ है, आपने अच्छा बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, आप शायद इसे रख सकते हो। बट अगर आप 80 में बहुत एग्रेसिव हो रहे हो तो याद रखिएगा थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। तो बहुत सारे सवाल यही थे कि भैया अचानक से डाउनग्रेड क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो आपके सामने एक छोटी चर्चा करनी जरूरी थी। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।